गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल पी कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हमारा डेटा लिंक कंट्रोल सेकंड यूनिट डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम डेटा लिंक कंट्रोल्स पे बात कर रहे हैं। दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका HDLC, जो हमने कल की क्लास में देखा था। आई बटन के क्लिक पे उसका लिंक दे देता हूँ। आज की क्लास में बात करेंगे ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो चलिए, यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा है पॉइंट टू पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है। तो नेटवर्क की यदि लैंग्वेज में बात करें तो ये दो कंप्यूटर है, एक हमारा सेंडर है, एक हमारा रिसीवर है, या इसी के आप इसको सोर्स कह लो और इसको डेस्टिनेशन कह लो, बात एक ही होता है। ठीक है, मैंने सेंडर और रिसीवर कहा, और इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का और कोई इंटरमीडिएट नोड नहीं बैठा। आप देख पा रहे होंगे ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ये देखिए आपका केबल से, ये चाहे वायर्ड हो या वायरलेस हो, बट इनके बीच में और कोई दूसरा नोड नहीं बैठेगा। दोनों सिस्टम या दोनों नोड, कौन कौन से दो नोड, सेंडर और रिसीवर, एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, डायरेक्ट सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इसीलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। तो जो ट्रिपल पी है हमारा, वो डेटा लिंक लेयर का एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसमें से क्या होता है, दो नोड एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। जिसमें दो नोड क्या रहते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। और कंप्यूटर के बीच में मल्टी प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिशन संभव होता है, या यूँ कहें कि हम मल्टी प्रोटोकॉल डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए ट्रिपल पी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है क्या? हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि जो ट्रिपल पी होता है उसको हम लोग किसी एक और अन्य नाम से जानते हैं। वो नाम कौन सा है? RFC1661 भी कहते हैं। देखिए भाई, नाम है, नाम का तो कोई ऐसा कुछ विशेष महत्व है, मतलब ऐसा कुछ मीनिंग ढूंढने के मत जाइएगा, बस याद रखेंगे आपको कि RFC1661 भी कहते हैं इसको, ट्रिपल पी को। क्लियर है क्या? यदि बात करें किस प्रकार का होता है डेटा यहाँ, तो ये होता है बाइट ओरिएंटेड होता है। बाइट कैसे बनता है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, फिजिकल लेयर से ही डेटा लिंक लेयर में आता है। सबसे पहले फिजिकल लेयर होता है, देन डेटा लिंक लेयर होता है। सबको पता है, अभी तक तो पता चल गया होगा। फिजिकल लेयर में बेटा बीट के फॉर्म में होता है। फिजिकल लेयर में डेटा जो है वो बीट के फॉर्म में होता है। और आप सबको पता है, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं, कि जब 8 बीट माफ़ करिएगा, ये देखिए 448 हो गया, ये जब 8 बीट मिलता है तब एक बाइट बनता है। मतलब एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बीट होता है। ठीक है क्या? तो कहने का तात्पर्य है कि ये बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में उपयोग किया जाता है। अब देखिए ये वर्ड आया ब्रॉडबैंड, तो मैं आप लोग को याद दिला दूं, मैंने फर्स्ट ईयर में पीसी के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंतर्गत आपको डायल अप कनेक्शन बताया था, है नहीं, और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी बताया था। तो क्या होता है, जब हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है, जहाँ पे डेटा भेजने की गति सामान्य रूप से यदि ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन कहते हैं। जिसमें यह देखिए मैंने आगे लिख दिया, इसमें अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा और हाई स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन का काम किया जाता है। चूँकि जो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल है हमारा, वो डेटा लिंक लेयर का है, सेकेंड लेयर में ही उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। मतलब यहाँ पे जो डेटा होगा वो फ्रेम के फॉर्म में होगा। ठीक है, फ्रेम के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिशन करते हैं। क्लियर है क्या? बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला सेकेंड लेयर का प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग मॉडेम के द्वारा, मॉडेम क्या होता है? मॉडेम MODEM, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था जब मैं आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में बताया था, भूल गए हैं कोई बात नहीं। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन होता है क्या है, हम जो जैसे ही ये देखिए ये कंप्यूटर है हमारा, ये इंटरनेट से ऐसे ISP सर्वर से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये क्या होता है, डिजिटल जो सिग्नल है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में और यूज़र को दिखाई देता है। ये इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पे मॉडेम रहता है जो डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल करता है।
ठीक है। उसी प्रकार से जब इधर से जाएगा तो यहाँ से देखिए जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उसको मॉड्यूलेट करना और उसको फिर से सर्वर को भेजना। तो इस प्रकार से जो है डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। उसको मॉडेम के द्वारा हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है कौन, मॉडेम। तो समझ गए क्या। चलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई अच्छे से की हुई है, और यदि नहीं की है तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वाला टॉपिक उठाइए और उसको एक बार जरूर देख लीजिए। कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है ट्रिपल पी, उसको एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरर को डिटेक्ट करना तथा उसको करेक्ट करना या रिकवरी की सुविधा प्रदान करता है। देखिए डेटा लिंक लेयर के मुख्य विशेषताओं में से एक ये है कि हम जो डेटा भेजेंगे बेटा वो एरर फ्री होना चाहिए, बिना त्रुटि का डेटा जाएगा, पूरी की पूरी एक्यूरेसी के साथ 100% डेटा जाएगा। तो उसमें यदि एरर आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करना, रिकवरी करने का काम किसका रहेगा, हमारा डेटा लिंक लेयर करेगा। और ये भी सेम सुविधा जो है वो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल भी देने वाला है। सेकेंड पॉइंट देखिए, ये जो है डिवाइस के मध्य ट्रांसमिट होने वाले फ्रेम के फॉर्मेट को डिफाइन करते हैं। देखिए मैंने कल जब HDLC बताया था वहाँ पर मैंने बताया था कि फ्रेम का आपका फॉर्मेट क्या रहता है। इसमें ट्रिपल पी में भी अपना एक फॉर्मेट रहेगा, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। और फ्रेम कैसे बनते हैं सबको पता है, डेटा को डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, डेटा रहेगा और डेटा के आगे पीछे ऐसा हेडर और टेलर रहेगा, ठीक है क्या। तो फ्रेम का फॉर्मेट क्या रहेगा ये भी कौन डिसाइड करता है, प्रोटोकॉल, ट्रिपल पी प्रोटोकॉल। डेटा के आदान प्रदान के बीच लिंक इस्टेब्लिशमेंट, मतलब लिंक को स्थापित करने की को परिभाषित करना भी काम किसका है, ट्रिपल पी का। भाई देखिए ट्रिपल पी ये बताएगा कि देखिए दो नोड है जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो कैसे इनके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, कनेक्शन का निर्माण होगा। जब सेंडर कहेगा कि भाई मुझे कुछ डेटा सेंड करना है, या रिसीवर कहेगा कि मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो इस प्रकार से उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, फिर एक कनेक्शन का निर्माण होगा, फिर सूचनाओं का आदान प्रदान स्टार्ट होगा। और जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान कंप्लीट हो जाएगा उसको क्या कर देगा, वो डिस्कनेक्ट कर देगा या टर्मिनेट कर देगा। कम्युनिकेशन डिवाइस के ऑथेंटिकेशन रूल, देखिए ऑथेंटिकेशन रूल का मतलब होता है भाई एक पहले कन्फर्मेशन जरूरी है कि जो बंदा डेटा को एक्सेस करने वाला है वो वही है जिसके लिए ये डेटा आ रहा है। कहने का तात्पर्य, हम जो है अभी जैसे जूम मीटिंग ऐप में क्लास लेते हैं तो हम आपको आईडी पासवर्ड देते हैं। तो ये आईडी पासवर्ड एक प्रकार का आपके पास क्या है, वो आपको एक वो हमारे लिए आपका हम ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं उसमें। यदि आप गलत पासवर्ड डालोगे तो आप वो जो क्लास को अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब इसके अलावा हम एक चीज़ और कैसे कंफर्म करें कि ये जो देख रहे हैं वो कहीं गलत बंदा तो नहीं देख रहा है। तो इसीलिए देखिए मैं आप लोग को हमेशा कहता रहता हूँ कि आपका जो डिवाइस का नेम है वो अपना नाम रखिए, क्योंकि मुझे आप सबका नाम पता है कि कौन क्या है। तो वहाँ से मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि भाई हाँ ये मेरे ही बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे जीमेल में लॉगिन करते हैं तो आईडी पासवर्ड डालते हैं, या सबसे आसान ले लेते हैं आजकल देखिए मोबाइल में सबके सब जो है पासवर्ड डाल के रखे रहते हैं। तो उसमें देखिए जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालते हैं तो यदि सही डालते हैं तभी आप अपने मोबाइल को एक्सेस कर पाते हैं, गलत डालते हैं तो क्या करते हैं, रॉन्ग पासवर्ड बोलता है। तो वो जो है वो आपका ऑथेंटिकेशन रूल होता है कि कैसे कनेक्ट होगा, कुछ की पासवर्ड वगैरह यूज़ करेंगे क्या, ये सब जो रूल बनाने का काम करता है ट्रिपल पी। फ्रेम में नेटवर्क लेयर डेटा के इनकैप्सुलेशन की विधि, अब देखिए मैंने जैसे कि अभी कहा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो देखिए ये जानना जरूरी है कि उस लेयर के बीच में कौन कौन से लेयर और रहते हैं उसके जिससे वो डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। तो डेटा लिंक लेयर का काम दो लेयर से पड़ता है हमेशा, एक नेटवर्क लेयर जो उसके ऊपर रहता है और एक फिजिकल लेयर जो उससे जस्ट नीचे रहता है। तो होता क्या है कि नेटवर्क हमें फ्रेम भेजा मान लो, नेटवर्क में जो डेटा रहता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है, बट जैसे ही वो डेटा लिंक कह रहे हो वो फ्रेम में बनता है। तो उसको इनकैप्सुलेशन, मैंने इस वर्ड को पहले भी आपको बताया हुआ, इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा की कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड रखने की एक विधि होती है जिससे डायरेक्ट उस डेटा को कोई एक्सेस ना कर सके। क्लियर है क्या। चलिए बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस, भाई देखो विदाउट एड्रेस आप फ्रेम को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते, ठीक है। आप भेज तो दिए बट वो डेटा क्या एक स्पेसिफिक लोकेशन पर या एक किसी स्पेसिफिक नोड पर जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं है कि कौन से नोड के पास जाना है। उसको कैसे पता चलेगा, एक एड्रेस के माध्यम से। तो फ्रेम को आप जब तक एड्रेस प्रदान नहीं करेंगे वो किसी रिसीवर या डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको एड्रेस देना जरूरी है। क्लियर है क्या। बात करेंगे यदि फ्रेम का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो कैसे होता है। तो ट्रिपल पी फ्रेम फॉर्मेट आपको
दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यदि आप किसी कारण से नहीं देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, देख पा रहे हैं आप टोटल कितने फील्ड है इसके, 6 फील्ड रहते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे कि आपका HDLC में था। नाम वही है कि देखिए इस शुरुआत में और लास्ट में आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड में आपका फ्लैग रहता है। देन आपको एड्रेस देना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए कंट्रोल रहता है, ये कंट्रोल है आपका, ये प्रोटोकॉल है, और यहाँ पे डेटा रहता है। डेटा की साइज फिक्स नहीं रहती है, क्योंकि आप कभी 1 MB का डेटा भेजते हैं, कभी 2 MB का डेटा भेजते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, चेक करने के लिए है, नहीं चेकसम के लिए कुछ इस प्रकार से 6 फील्ड है। सबको यही करके मैं आपको बताते चलता हूँ। तो फ्लैग बीट है, सेम वैसी है जैसे कि HDLC में था, कि आप जो फ्रेम बनाएंगे उसके स्टार्टिंग पॉइंट में और एंड पॉइंट में आपका फ्लैग लगा रहेगा। और चूंकि ये बीट ओरिएंटेड है कि बाइट ओरिएंटेड है, बिल्कुल बाइट ओरिएंटेड है। तो आप मुझे ये बताइए कि 1 बाइट में कितना, बिल्कुल ठीक 8 बिट होता है। तो 8 बिट जो रहेगा उसके लिए फिक्स है कि देखिए, जैसे कि हमने पहले देखा हुआ है, शुरुआत में और एंड में आपका 0 0 रहेगा और बीच में आपका क्या रहेगा, 6 टाइम 1 रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपका फिक्स रहता है, कुछ इस प्रकार से फ्लैग बनता है आपका। ठीक है, क्या 1 बाइट का होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या एड्रेस है। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिसको भेज रहे हैं उसका आपको एड्रेस देना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ फिक्स है आपका कि जो प्रोटोकॉल में जो एड्रेस फील्ड होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, नियत मतलब कांस्टेंट होती है। और इसकी वैल्यू हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, 1 1 मतलब 8 टाइम आपका 1 1 1 लिखा रहेगा। क्लियर है क्या? चलिए, कंट्रोल फील्ड की बात करते हैं। इसका भी जो हमारा कंट्रोल फील्ड होता है उसका भी जो हम जो बाइट लगाएंगे उसके लिए भी वैल्यू फिक्स है, नियत है मतलब फिक्स है हमेशा। ये जो आपका फ्लैग है आपका क्या रहता है, 0 0 एंड में, बाकी सब 1 1 रहता है। एड्रेस आपका पूरा टाइम 8 टाइम 1 रहेगा। कंट्रोल फील्ड की बात करें तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6 टाइम 0, और लास्ट में 2 बीट आपका क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। ये सभी की सभी वैल्यू कांस्टेंट होती है। प्रोटोकॉल फील्ड की बात करें तो प्रोटोकॉल फील्ड ये डिफाइन करता है कि डेटा फील्ड में किस प्रकार का डेटा को रखेगा। मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो बीट के फॉर्म में है कि बाइट के फॉर्म में है कि फ्रेम के फॉर्म में है, ये सब जो है आपका डिफाइन करता है प्रोटोकॉल। आप कौन से प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है, क्योंकि देखो मल्टी प्रोटोकॉल्स होता है ना जी। आपने एक वर्ड देखा होगा सामने, मल्टी प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है। तो उसमें से आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से 1 बाइट या 2 बाइट का होगा। ये फिक्स नहीं रहता, देख लीजिए 1 का भी हो सकता है और ये 2 का भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करेंगे डेटा की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है डेटा। और डेटा की जो साइज होती है वो फिक्स नहीं होता है, लेंथ वेरिएबल देख लीजिए रहता है। क्यों? क्योंकि डेटा कभी 1 MB का भेजता है कोई, कभी 2 MB का भेजता है। तो उसके हिसाब से डेटा का जो साइज है वो कम ज़्यादा होते रहते, इसीलिए उसको वेरिएबल लिखा हुआ है। आप जो भी डेटा भेज रहे हैं उसको चेक करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, फ्रेम चेक सीक्वेंस यूज़ करते हैं। फ्रेम चेक सीक्वेंस ये बताता है कि भाई यदि मान लीजिए आपने जो डेटा या जो हम भेज रहे हैं वो फ्रेम के फॉर्म में भेज रहे हैं और 4 अलग अलग फ्रेम में भेज रहे हैं, तो उन सभी फ्रेम का एक नंबर होगा, ताकि जब रिसीवर के पास पहुंचे तो उसको क्या करे, एक ऑर्डर में पहले जमा ले, उसके बाद फिर उसको यूज़ करे। ये जो होता है आपका 2 से 4 बाइट का होता है। ठीक है, चेकसम काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बात करें कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल स्टैक की, देखिए जैसे कि मैंने कहा मल्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं और सभी प्रोटोकॉल कुछ इस प्रकार से ऐसे रखे रहते हैं, इसलिए इसको स्टैक कहा जाता है। स्टैक क्या होता है पता है ना आपको? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है। कुछ इस प्रकार से प्रोटोकॉल रखा रहता है। तो डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल लेयर होता है जिसमें आपका सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस फिजिकल मीडिया ये सब यूज़ होता है। डेटा लिंक लेयर की बात करें तो क्या होता है आपका, ऑथेंटिकेशन होता है, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होता है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल स्टैक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए जो 3 मुख्य प्रोटोकॉल है वो कुछ इस प्रकार से, एक होता है आपका लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, और एक होता है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल नाम से क्लियर हो रहा है, कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन कौन करेगा? जो 2 नोड है जिनके बीच आपस में कम्युनिकेशन करना है और जो एक दूसरे से डायरेक्ट जो है कनेक्ट हैं, तभी वो पॉइंट टू पॉइंट कहलाएगा। और पॉइंट टू पॉइंट के अंदर जैसे ही सेंडर और रिसीवर को आपस में कम्युनिकेशन करना होगा, सूचनाओं का आदान प्रदान करना होगा, उनको सबसे पहले एक लिंक बनाना पड़ेगा। लिंक को स्टेब्लिशिंग करना का मतलब होता है लिंक का निर्माण करो, कॉन्फ़िगर करो, मतलब उसमें जो भी आपका ID पासवर्ड है उसको आप अच्छे से डाल के
एक बार उसको क्या कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए कि हाँ कम्युनिकेशन ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लोग फ़ोन करते हैं तो डायरेक्ट हमको क्या बात रहा है तो उसको नहीं करते, एक प्रकार से हम हेलो हेलो करके पहले कंफर्म करते हैं कि बंदा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। वो एक प्रकार की टेस्टिंग का एक उदाहरण है। तो पहले क्या करते हैं, एक प्रकार से हम टेस्टिंग करके देखते हैं। मेंटेनिंग का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए इसको 5 फ्रेम भेजना है तो 5 फ्रेम भेज रहे हैं, तब तक आप उसको क्या नहीं करेंगे, डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर चेक करते रहेंगे कि हाँ भाई डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तब मेंटेन करके रखना, जब तक सूचनाओं जो है आदान प्रदान कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक मेंटेन करके रखो। और टर्मिनेटिंग का तात्पर्य है कि एक बार जैसे ही आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, सूचनाओं का आदान प्रदान, जैसे इधर से जो 3 पैकेट भेजना चाह रहे थे वो रिसीवर तक पहुंच गए हैं, तो कंफर्म हो जाएगा हाँ भाई मुझे पूरे के पूरे पैकेट मिल गए हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। यह लिंक के 2 एंड पॉइंट द्वारा विकल्पों और सुविधाओं को उपयोग के लिए बातचीत भी प्रदान करता है। वही बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई फ्रेम नहीं पहुंच पाया तो उसके लिए आप फिर से वहाँ पे क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, भैया ये फ्रेम नहीं आ पाया है। तो जो भी ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि लिंक को निर्माण करना, उसको चेक करते रहना, मेंटेन करके रखना, है नहीं, और लास्ट में जब कम्युनिकेशन हो जाए तो उसको डिस्कनेक्ट कर देना या टर्मिनेट कर देना, ये काम रहता है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का। सेकंड आपका एपी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई यदि आपने आईडी पासवर्ड जहाँ पे भी बनाते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे अभी आप इनरोलमेंट फॉर्म भरे होंगे, अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड दिया जाता है, वो आपका ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि ये जो है ऑथराइज्ड पर्सन है कि नहीं है नहीं, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल क्या कहता है एक बार हम देख लेते हैं कि ट्रिपल पी में जैसे ही आप डायल अप कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप लोग देखेंगे मोबाइल में हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी पासवर्ड डालते हैं ना जी, वो आपका ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है। यूज़र को आइडेंटिफाई और जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करने के लिए जो है ये ज़रूरी होता है। क्लियर है क्या? यहाँ पे यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना और जो रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हैं, देखिए जैसे आप अपना गूगल का पासवर्ड सही डालते हैं फिर आप उसको यूज़ करते हैं, या वाईफाई का पासवर्ड सही डालते हैं तब उसको एक्सेस करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी सर्विस को एक्सेस करने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले उनका जो आईडी मिला रहता है या जो उनकी आइडेंटिटी रहती है उसको चेक करने का काम किसका रहता है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का रहता है। कुछ ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, उसको नाम देख लीजिए। एक है आपका पीएपी जिसको बोला जाता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है, और एक होता है आपका सीएचएपी जिसको बोला जाता है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये देखिए इसको रटना नहीं है, नाम याद रहता है तो वेरी गुड है। ठीक है क्या? लास्ट देखते हैं नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले जो आपने ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल से पहले हमने क्या देखा, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल देखा जहाँ पे आप लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। देन आप क्या आपने कहा ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, जहाँ पे आप पहले तो देखिए मैं इसको एक डायग्राम में बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये 2 सेंडर और रिसीवर हैं। इन्होंने कहा कि हमें भाई कम्युनिकेशन करनी डेटा है, तो कहा पहले लिंक बनाओ, ये लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल ने दे दिया। फिर कहा कि जैसे कि आप लोग ब्लूटूथ का पेयर बनाए होंगे, या आप जैसे जेंडर पे आप डेटा सेंड करते हैं, तो देखिए क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, उसमें से आप स्कैन करते हैं, या मतलब ये बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, या कभी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पे। तो अब क्या होगा, देखो लिंक तो बना दिया लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए इसी जैसे कुछ कोड भेजेगा, बोलेगा मैंने ये कोड सेंड किया है, आप उसको अपने सिस्टम में डालिए ताकि मैं कंफर्म हो जाऊँ, वेरीफाई कर लूँ कि आप ही हो। तो वेरिफिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन चेक होता है। और जैसे ही फिर कनेक्ट कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर का हाँ भाई तुम सही बंदे हो जिसको मुझे डेटा सेंड करना है, इस प्रकार से जब कन्फर्मेशन हो जाता है तब फिर क्या करता है एनसीपी द्वारा जो है, जब तक डेटा सेंड नहीं हो जाता तब तक क्या करता है, नेटवर्क को कंट्रोल करके रखता है। यही है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इन प्रोटोकॉल का उपयोग जो है नेटवर्क लेयर के मापदंड, जैसे देखिए मापदंड का मतलब ये हो गया भाई कि इनकी जो रूल रेगुलेशन होते हैं उससे संबंधित जो है बातचीत होती है, और कम्युनिकेशन में किसी प्रकार का बाधा ना हो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। कुछ जो है आपके एनसीपीस के नाम है, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला देखिए आईपीसीपी जिसको बोला जाता है इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओएसआई एनएलसीपी, तो देखिए ओएसआई का फुल फॉर्म सबको पता है, ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और एनएल का मतलब है यहाँ पे नेटवर्क लेयर, और सीपी का मतलब है कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया, ओएसआई नेटवर्क लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है क्या? एक है आपका आईपी एक्ससीपी। तो यहाँ पे आईपी का देखिए मैं बता देता हूँ आपका, आई फॉर यहाँ पे है इंटर नेटवर्क, पी फॉर पैकेट, एक्स फॉर एक्सचेंज है, और सीपी का मतलब कंट्रोल प्रोटोकॉल है। और है आपका नेट बायोस फ्रेम कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक है आपका IPv4 कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको
ऐसी नाम को एक बार देख लेना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे या कोई ओरल पूछ भी देता है तो आपको पता होना चाहिए। एक दो प्रोटोकॉल का नाम याद रख लेना, मैंने तो यहाँ पे 4-5 लिखा है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। यदि कुछ भी अच्छा लगा होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके लिए मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहला कि यहाँ पे नेटवर्क लेयर में डेटा का फॉर्म बताना है, मतलब नेटवर्क लेयर में डेटा कौन से फॉर्म में होता है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में बताएंगे कि नेटवर्क लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, नेटवर्क लेयर में यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल का नाम। तो ये दो क्वेश्चन है जिसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कुछ अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।